नमस्कार दोस्तों, एसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार द्विवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री भाग 4। उमेश गंभीर मुद्रा में बैठा था। बुआ उसके पास ही बैठी थी। भैया, बहू जी की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। बेसमेंट के उस छिपे हुए कमरे में प्रेत है। मेरी मानो किसी तांत्रिक को बुलवाकर तंत्र साधना करवा लो। बुआ की बात सुनकर उमेश कुछ उत्तेजित होकर बोला, बुआ आप भी? ये सब प्रेत वेत का चक्कर नहीं है। भैया, बहूजी ने अपनी कहानी बताई, उसके बाद भी ऐसा कह रहे हो? हाँ, उसके बाद ही कह रहा हूँ। बुआ, जो हुआ उसने कुमुद के दिमाग पर बुरा असर डाला है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रही है। उमेश ने देखा कि बुआ अभी तक उसकी बात से सहमत नहीं लग रही है। उन्हें समझाने के लिए वह आगे बोला, देखिए, कुमुद को रहस्यमयी कहानियां पसंद है। उसने बेसमेंट में गुप्त कमरा देखा होगा। उसे लेकर कई रहस्यमय कहानी उसके दिमाग में उपजी होंगी। उसके बाद वह कमरे में गई होगी। मेन डोर खुला था, कोई अंदर घुसा होगा। मौका देख कुमुद के साथ गलत कर चुपचाप चला गया। इस हादसे से कुमुद को धक्का लगा। उसके मन में चल रही कहानी को उसने इस हादसे में मिला दिया। वह झूठ नहीं बोल रही है, पर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उमेश ने फिर बुआ की तरफ देखा। वह समझने की कोशिश कर रही थी। बुआ, कुमुद को तांत्रिक की नहीं, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। बुआ अभी भी असमंजस में थी। उनके मन में कुछ बातें थीं। वह बोली, भैया, पर बिना सच को जांचे बहूजी की बात को सिरे से नहीं नकारना चाहिए। उमेश कुछ क्षणों तक शांत रहा, फिर बोला, अच्छा बुआ, एक बात बताइए। 5 दिन हो गए उस घटना को, तो वह प्रेत चुपचाप कमरे में ही क्यों बैठा है? कुमुद ने दरवाजा खोलकर उसे जगा दिया था। फिर इतने दिनों तक उसने हम में से किसी को परेशान क्यों नहीं किया? अगर वह होता तो आगे भी कुछ करता, पर वह शांत हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? यह बात बुआ को समझ में आई, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह से कुमुद की बात को नकारने को तैयार नहीं था। उमेश भी उनके मन की बात समझ रहा था। चलो, आओ मेरे साथ, हम खुद बेसमेंट में जाकर उस कमरे को देखते हैं। वह उठकर खड़ा हो गया, लेकिन बुआ अपनी जगह से नहीं हिली। क्या हुआ बुआ? अगर आप डर रही हैं तो ठीक है, मैं अकेले जाकर देखता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। उमेश अकेले जाने लगा तो बुआ ने उसे रोक लिया। भैया, ना, मैं जाऊंगी, ना ही तुम्हें जाने दूंगी। तुम्हें यकीन नहीं है तो मत करो। बहूजी को जिस डॉक्टर को दिखाना हो दिखाओ, पर यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं यहाँ पूजा करवाऊंगी। उमेश कुछ नहीं बोला। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि कुमुद को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएगा। वह कुमुद के पास चला गया। बुआ ने घर में पूजा और हवन करवाया। बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगाकर उसके ऊपर रोली से बड़ा सा ओम बनाया। चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह बनाए। उसके बाद हर सुबह वहां नहाकर सुंदरकांड का पाठ करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। उमेश माने हुए साइकियाट्रिस्ट विमल गांगुली के क्लिनिक में बैठा था। हिमपुरी से कोई 35 किलोमीटर दूर शहर में यह क्लिनिक था। डॉक्टर गांगुली कुमुद से पूछताछ कर रहे थे। कुमुद ने उन्हें भी वही सब बताया जो उसने उमेश को बताया था। सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर गांगुली बोले, उमेश बाबू, आपकी पत्नी पर हादसे का गहरा असर हुआ है। वह प्रेत की बात कर रही है। क्या पहले भी वह ऐसी बातें करती रही थी? सर, उसने पहले कभी भूत प्रेत की बात नहीं की। हाँ, उसे रहस्य, रोमांच और भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना पसंद है, पर उसने कभी भी यह नहीं कहा कि वह इन चीजों पर यकीन करती है। डॉक्टर गांगुली कुछ देर सोचने के बाद बोले, जिस कमरे के बारे में आपकी पत्नी बता रही है, उसे आपने देखा है? जी नहीं, मैंने बेसमेंट में कोई गुप्त कमरा नहीं देखा। कुमुद ने बताया कि उसने वह गुप्त कमरा ढूंढा था। वहीं पर प्रेत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुमुद की बात सुनकर हमारे साथ रहने वाली बुआ घबरा गई। उन्होंने मुझे वहां जाने से रोक दिया। पूजा पाठ करवाकर उन्होंने बेसमेंट के दरवाजे पर ताला डलवा दिया। चलिए, कोई बात नहीं। आपकी पत्नी कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पा रही है। इसे सेजोफ्रेनिया कहते हैं।
वह अपने साथ हुए बलात्कार और गुप्त कमरे को लेकर अपनी कल्पना को आपस में मिला रही है। समय लगेगा, आपको समय समय पर सेशंस के लिए आना होगा। मैं जो दवाएं लिखूंगा समय पर लेनी होंगी। आप लोगों को उनका खास ख्याल रखना होगा। उमेश कुमुद को लेकर बंगले पर आ गया। कुमुद दवा खाकर आराम कर रही थी। बुआ भी खाना खिलाकर आराम कर रही थी। अब वह अकेले क्वार्टर में न रहकर बंगले में ही रहती थी। उमेश स्टडी में बैठा जो हालात थे उनके बारे में सोच रहा था। वह तो एक नया जीवन शुरू करने के इरादे से यहाँ आया था। कुमुद भी कितनी खुश थी, लेकिन अचानक जाने किसकी नजर लग गई। वह बदमाश जो भी था, कुमुद को यह घाव देकर चला गया था। एक रात में सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने अभी तक अपने पिता को इस हादसे के बारे में नहीं बताया था। वह इन दिनों बीमार रहते थे। उमेश नहीं चाहता था कि वह यह सब जानकर परेशान हो। दूसरी तरफ उनसे यह सब छिपाने का बोझ भी उसके मन पर था। कुमुद के माता पिता को भी कुछ नहीं बताया था। किस मुंह से उन्हें बताता कि वह उनकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। ये बातें उसे और अधिक परेशान कर रही थीं। अभी तक पुलिस ने भी कोई सूचना नहीं दी थी। अपनी परेशानी में वह भी पुलिस स्टेशन नहीं जा पाया था। उसने तय किया कि वह कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाकर पता करेगा कि पुलिस को इस केस में कोई सफलता मिली भी कि नहीं। तभी बुआ स्टडी में आई। उन्होंने बताया कि उनसे मिलने कोई आया है। वह हॉल में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। उमेश जब हॉल में पहुंचा तो उसने वहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बैठा देखा। नाटे कद का वह व्यक्ति कुछ स्थूलकाय था। उमेश को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निरंजन प्रकाश है। उमेश ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। डॉक्टर निरंजन को बैठने को कहकर वह भी सामने बैठ गया। कहिए, कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर निरंजन ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लिया। कुछ रुककर बोले, मिस्टर सिन्हा, मैंने सुना है आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। एक अनजान व्यक्ति से अपनी पत्नी के बारे में सुनकर उमेश को आश्चर्य हुआ। आपको किसने बताया? वो आप डॉक्टर गांगुली के क्लिनिक पर गए थे। उमेश बीच में ही बोल पड़ा, तो शायद आप भी एक मनोचिकित्सक हैं। लेकिन डॉक्टर गांगुली मेरी पत्नी का इलाज कर रहे हैं। हमें आपके परामर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर निरंजन ने अपने दोनों हाथ अलग कर लिए। कुछ देर सोचकर बोले, जी, मैं पराविज्ञान विशेषज्ञ हूँ। पराशक्तियों पर मैंने रिसर्च की है। मैं आपकी पत्नी की समस्या अच्छी तरह समझ सकता हूँ। उमेश अचानक उठकर खड़ा हो गया। कुछ कठोर स्वर में बोला, डॉक्टर निरंजन, आप फौरन यहाँ से चले जाइए। मेरी पत्नी एक काबिल मनोचिकित्सक की निगरानी में है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं। मिस्टर सिन्हा, आपकी पत्नी की मदद मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। देखिए, मैं शराफत से कह रहा हूँ कि आप चले जाइए। मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं है। मुझे कुछ अनुचित करने पर विवश न कीजिए। डॉक्टर निरंजन उठकर खड़े हो गए। मिस्टर सिन्हा, मैं अपने आप आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं ऐसे मामलों पर नजर रखता हूँ। आप भले ही ना मानते हो, किंतु पराशक्तियों का अस्तित्व है। इस विषय को पराविज्ञान कहते हैं। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च चल रही है। मैंने भी इस विषय में पीएचडी की है। डॉक्टर निरंजन ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकालकर उमेश की तरफ बढ़ाया। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मेरी जरूरत महसूस हो। यह मेरा कार्ड है। उमेश ने कार्ड पर कोई ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर निरंजन कार्ड को सेंटर टेबल पर रखकर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद बुआ हॉल में आई। भैया, उनकी बात सुने बिना ही भगा दिया। बुआ प्लीज, मैं पहले से ही परेशान हूँ। मुझे और परेशान मत कीजिए। उमेश वापस अपनी स्टडी में चला गया। उमेश पुलिस स्टेशन में गगन चौहान के सामने बैठा था। गगन कोई फाइल देख रहा था। उसे निपटाकर बोला, मिस्टर सिन्हा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप जानते हैं कि केस इतना आसान नहीं है। आपने भी अपनी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट देखी थी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि आपकी पत्नी ने डर की वजह से या बेहोशी के कारण कोई प्रतिरोध ना किया हो, इसलिए प्रतिरोध के कोई निशान नहीं है।
उनके नाखूनों से भी त्वचा के टुकड़े नहीं मिले, पर आश्चर्य है कि उनके गुप्तांग से वीर्य के नमूने भी नहीं मिले। उमेश कुछ देर तक गगन की बात पर विचार करता रहा। देखिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ व्यक्ति चरम पर पहुंचकर स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं, विस्खलित नहीं होते हैं। हो सकता है यहाँ भी यही हो। गगन ने उमेश के चेहरे पर एक नजर डालकर कहा, बुरा ना मानिएगा मिस्टर सिन्हा, यह पूरा केस ही ये हो सकता है या वो हो सकता है पर आधारित है, कुछ भी पुख्ता नहीं है। आपकी पत्नी जिनके साथ ये हादसा हुआ है, वह जो कुछ कह रही हैं उस आधार पर तो कोई जांच आगे बढ़ नहीं सकती है। मेडिकल रिपोर्ट भी जांच में कोई सहायता नहीं कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए यह केस कितना कठिन है। फिर भी हम अपने हिसाब से तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको अवश्य बताएंगे। पुलिस स्टेशन से भी कोई सही सूचना नहीं मिली। निराश उमेश घर लौट आया। आगे की कहानी अगले भाग में।